हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सेकंड वीडियो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का। तो आज इसको हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे, देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले आता है कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि जो लाइक चार्जेज होती हैं उनमें रिपल्सन होता है और जो अनलाइक चार्जेज होती हैं उनमें अट्रैक्शन होता है। तो उसी पर आधारित एक रिसर्च कह सकते एक रिजल्ट निकाला गया कूलम्ब्स ने। तो उन्होंने क्या कहा कि the force of attraction or repulsion between two stationary point charges is directly proportional to the product of the magnitude of charge and inversely proportional to the square distance between them। उनका ये कहना था कि मान लीजिए मेरे पास दो चार्जेस हैं। सपोज करिए एक चार्ज ये है Q1 और एक दूसरा चार्ज है Q2 और इनके बीच की दूरी R है। तो ये जो दो चार्जेज हैं इनके बीच डिपेंडिंग कि वो किस प्रकार के हैं इसके आधार पे इनमें अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा। तो ये एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। तो जो फोर्स लगाते हैं ये फोर्स प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के प्रोडक्ट के तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। दूसरा चीज ये फोर्स प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो 1/r स्क्वायर के। तो अगर ये दो चार्जेस Q1 Q2 है तो जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। इनका प्रोडक्ट जितना ही ज्यादा होगा चार्ज उतना ही ज्यादा होगा, फोर्स उतना ही ज्यादा होगा और R जितना ही ज्यादा होगा फोर्स उतना ही कम होगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपको जो इसको अगर हम लोग दोनों इस बातों को अगर हम सम कर लें तो हम ये कह सकते हैं कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फोर्स मान लीजिए सपोज करिए अगर ये सपोज करिए लाइक चार्ज होते सपोज कर लेते पल के लिए तो ये इस पर रिपल्सिव फोर्स इधर लगाता और ये इस पर रिपल्सिव फोर्स इधर लगाता। तो ये जो फोर्सेस काम करता है वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के प्रोडक्ट के और डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल के। अब यहां पर एक कांस्टेंट लाया जाता है। अगर हम यहाँ पे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया जाता है जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो जो कांस्टेंट लाया जाता है उस कांस्टेंट को हम लोग फिलहाल के लिए के से डिनोट कर देते हैं, स्मॉल के से, के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है। अब ये जो के है इस के की वैल्यू इन SI यूनिट में के की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4πε0 जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। यहाँ पे याद रखिएगा इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये अभी मैं डिस्कस करूंगा कैसे। तो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है कि उसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये कांस्टेंट है तो ये के की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर ये जो 1/4πε0 है इसमें जो ये ε0 है इसे हम लोग ε0 कुछ लोग पढ़ते हैं या ε0 पढ़ते हैं, एक ही चीज है। ε0 का ये ε0 का एक ही बात है। ये जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ याद रखिएगा इसकी यूनिट अपोजिट होती है कूलम्ब स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम्ब स्क्वायर। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। अभी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे क्या होता है। बेसिकली हम लोगों ने ये देखा कि दो चार्जेस, कोई भी दो चार्जेस के बीच में, जैसे कि अभी ऊपर हमने देखा किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में एक अट्रैक्शन या रिपल्सिव फोर्स काम करता है। जो फोर्स की जो वैल्यू होती है, जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है K इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जहाँ K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है और उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 और जो ε0 उसमें ये जो ε0 इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये सब चीज पहले तो आप समझ लीजिए। अब यहाँ जो ये वर्ड आ रहा है परमिटिविटी, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि परमिटिविटी का क्या मतलब होता है। तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। अभी मैं इस पे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, हम लोग देखेंगे किस प्रकार से इसमें क्वेश्चंस बिल्डअप होते हैं। बट ये आप याद रखिएगा ये दो चार्ज के बीच लगने वाली फोर्स की वैल्यू इस फार्मूले से कंप्यूट की जाती है। अगर बात करें परमिटिविटी, तो परमिटिविटी क्या होती है। तो देखो परमिटिविटी जो होता है बेसिकली परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटेरियल व्हिच डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सिचुएटेड मीडियम। मान लीजिए
कि दो चार्जेज किसी भी मीडियम में सिचुएटेड हैं तो उनके बीच कितना फोर्स काम करेगा, ये जो बात पता चलती है कि कितना फोर्स ज्यादा होगा या कितना फोर्स कम होगा, ये फोर्स लगेगा, इसको डिफाइन जो करता है वो टर्म है परमिटिविटी। परमिटिविटी को इस तरह से भी डिफाइन किया जाता है कि जो रेजिस्टेंस होता है, जो मीडियम जो होता है, रेजिस्टेंस जो ऑफर करता है दो चार्ज के बीच का, उसको ही हम परमिटिविटी कहते हैं। अब इसको आप समझना हो तो आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आपके पास सपोज करिए कोई व्यक्ति है जो नॉर्मल, ये मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ये नॉर्मल मूवमेंट कर रहे हैं, ये नॉर्मली एयर में मान लीजिए मूव कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर स्पीड से। अब अगर मैं इनको कहूं कि सपोज करिए आप किसी रिवर में, सपोज करिए इन्हें कहा जाए कि आप किसी रिवर में फ्लो चलने के लिए कहा जाए, या किसी सपोज करिए किसी स्विमिंग पूल में चलने के लिए कहा जाए, तो उसमें ये जितनी इनको मूव करने में कठिनाई होगी, ये आसानी से मूव कर सकते। एयर के अंदर जो भी इनकी मूवमेंट की स्पीड होगी, अगर इन्हीं को वाटर के अंदर मूव करने के लिए कहा जाए, किसी मीडियम के अंदर मूव करने के लिए कहा जाए, तो उनकी जो स्पीड हो जाती है वो घट जाती है। क्यों घट जाएगी? क्योंकि जो वाटर होगा वो अपोज करेगा इनके मोशन को। उसी तरह से परमिटिविटी होती है। परमिटिविटी क्या होती है कि दो चार्जेस के बीच में जो मीडियम होता है वो जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उनके फोर्सेस को, उसी को हम लोग मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी। और वैक्यूम के लिए जो परमिटिविटी होती है, जिसको एप्सिलॉन नॉट करते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैक्यूम में कुछ भी नहीं होता है फिर भी उसकी एक परमिटिविटी होती है जिसे हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। और इसी की वैल्यू मैंने अभी जस्ट ऊपर आपको डिफाइन किया था कि ये होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। और याद रखिएगा जब इसको हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करके 4 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें वैल्यू मिलती है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। परमिटिविटी बेसिकली एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की जो उनके बीच के फोर्सेस को अपोज करता है। नेक्स्ट एप्सिलॉन नॉट को याद रखिएगा। अब कोई मान लीजिए, इसमें एक चीज और जानिएगा, इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस से मतलब होता है वैक्यूम। एक और टर्म होता है एप्सिलॉन, इसको हम लोग कहते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी की बात करें तो एफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम को सिर्फ एप्सिलॉन से डिनोट कर दिया जाता है, या कहीं 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 एप्सिलॉन एम भी लिखा जाता है, बट हम लोग लिख रहे हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। किसी मीडियम के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग मीडियम की परमिटिविटी क्या होती है, अलग अलग होती है। अलग अलग मीडियम उनके इलेक्ट्रिक फोर्सेस को अलग अलग अपोज करता है। अब हम लोग इसमें एक और वर्ड को समझेंगे, वो वर्ड है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो बेसिकली क्या होता है, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर मान लीजिए किसी मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट है और वैक्यूम की परमिटिविटी अभी मैंने बताया कि एप्सिलॉन 0 होता है, तो अगर जो मीडियम की परमिटिविटी होती है और जो वैक्यूम की परमिटिविटी होती है, इसी के रेशियो को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं एप्सिलॉन आर। दोनों से डिनोट किया जाता है। इसको के से भी डिनोट कर सकते हैं, एप्सिलॉन आर से भी डिनोट कर सकते हैं, एक ही चीज है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है, कहीं कहीं इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी लिखा रहता है, दोनों एक ही चीज है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो रेशियो ऑफ द परमिटिविटी, किसी मीडियम की जो भी परमिटिविटी होती है और जो वैक्यूम की परमिटिविटी होती है, उन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये होता क्या है कि इससे जो फार्मूला होता है वो आपने पढ़ा जो भी, उसमें चेंज आता है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए दो चार्जेस हैं, सपोज करिए दो चार्जेस हैं Q1 Q2 और इनके बीच में Q1 Q2 जो है स्मॉल डिस्टेंस r से सेपरेटेड है। तो इनके बीच जो फोर्स होगा वो फोर्स होगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये अभी हम लोग ने जस्ट पढ़ा था। अब मैं कह रहा हूं कि इनके बीच की जगह को, सपोज करिए इनके बीच की जगह को मैंने एक डाइलेक्ट्रिक से भर दिया। ये जो जगह है, खाली जगह है, इसमें मैंने एक कोई मीडियम भर दिया। अब वो कोई मीडियम जो है उसको मैंने इंसर्ट कर दिया। अब इस जो मीडियम का इंसर्ट किए हैं इसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन है। तो जो फार्मूला होता है फोर्स का उस मीडियम में, वो Fm इज इक्वल टू लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रखा जाता था वैक्यूम के लिए, बट चूंकि यहाँ मीडियम रख दिया गया है तो इसलिए मीडियम की वजह से फार्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन बस Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब अगर आप देखते हैं कि अगर मैं इन दोनों को यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको यूज करके दिखाऊं,
कि आप देख सकते हैं कि एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन आर होता है। तो मैं यहाँ से यह भी कह सकता हूँ कि सपोज करिए मैं यहीं से लिखता हूँ, हाँ यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू, अगर हम इसको इधर ट्रांसपोज कर दें, एप्सिलॉन को उधर ले जाएं, तो के इंटू एप्सिलॉन नॉट लिखा जा सकता है। इस तरह से जो फार्मूला एप्सिलॉन है इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह के इंटू एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब जो एप्सिलॉन नॉट है यह जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती थी। या हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 को सिर्फ R कहते हैं, इस पूरे को F, तो हम लिख सकते हैं इस पूरे को F/K। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो पूरी वैल्यू है ये वैक्यूम में उनके बीच का फोर्स है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर की जगह को रिप्लेस कर सकते हैं पूरे को F से, तो Fm इज इक्वल टू F/K हो जाएगा। तो ये आपका एक फार्मूला आ गया। ये फार्मूला बताता है कि जो मीडियम होता है उसमें जो फोर्स होता है मीडियम में वो F/K टाइम्स हो जाता है, अपने इनिशियल फोर्स का घट जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिए कि जब भी किसी वैक्यूम में जो भी फोर्स होता है और जो आपका मीडियम में फोर्स होता है हमेशा फोर्स घट जाता है। और इसमें आप एक और चीज बात समझिएगा कि जो K होता है या जो एप्सिलॉन R होता है, जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या पर रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, इसकी वैल्यू जो अलग अलग मीडियम के लिए अलग होती है। जैसे वैक्यूम की बात करें या हम जिसे फ्री स्पेस कहते हैं, तो उसके लिए जो K की वैल्यू होती है वो वैक्यूम के लिए 1 होती है। अगर बात करें मेटल के लिए, तो मेटल के लिए K की वैल्यू जो होती है वो आपकी होती है इन्फिनिटी। अगर हम बात करें सपोज करिए वाटर के लिए, वाटर के लिए K की वैल्यू होती है 80, कुछ बुक्स में 81 भी दिया रहता है, तो वो आपको न्यूमेरिकल में दिया रहता है, इसलिए आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। वैक्यूम K इक्वल टू 1, वाटर के लिए K इक्वल टू इन्फिनिटी, अन्य किसी मीडियम के लिए K की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। K की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है या 0 नहीं होता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसलिए अगर मान लीजिए कि मैं K की जगह वैक्यूम रखूंगा तो K की जगह 1 हो जाएगा, तो Fm इक्वल टू F आ जाएगा, जो कि रियल फार्मूला था। और ऐसा करना जरूरी भी था क्योंकि हम बार बार जो एप्सिलॉन नॉट है उसकी वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं। देखिए, अगर हम बार बार एप्सिलॉन अलग अलग मीडियम के एप्सिलॉन की वैल्यू रखेंगे फिर उसमें 4 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। तो इससे आसान सा तरीका क्या होता है, सीधे हम K की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, जो वैक्यूम का फार्मूला था केस डिवाइड करके उस मीडियम के लिए हम फोर्स क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को डेवलप भी किया गया। तो ये बड़ा आसान तरीका होता है इससे चीजों को समझने का, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे जो इसी पर आधारित है। हाँ, पहला न्यूमेरिकल जो है जो आप देख रहे हैं, लेट मी जस्ट सपोज यू हैव टू आइडेंटिकल इक्वल चार्ज्ड स्फीयर ए एंड बी। आपके पास दो स्फीयर है। इन दिस सिचुएशन मान लीजिए स्फीयर ए है और एक स्फीयर बी है और एक तीसरा स्फीयर है सी। ए और बी इक्वली चार्ज है, अगर ए पे चार्ज क्यू है तो बी पे भी चार्ज क्यू है। नाउ थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर जो सी है वो अनचार्ज है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर क्यू की वैल्यू 0 है। इज इन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द फर्स्ट एंड देन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द सेकेंड। इसको पहले फर्स्ट के साथ कॉन्टेक्ट में रखा गया, फिर इसको सेकेंड के साथ कॉन्टेक्ट में रखा गया एंड देन फाइनली रिमूव। मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि आपने क्या किया, सी को पहले ए के साथ कॉन्टेक्ट में रखा, मतलब ए को साथ रखा इसको, फिर आपने लिखा है ना सी ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट फर्स्ट एंड देन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द सेकेंड, फिर इसके साथ कॉन्टेक्ट में रखने के बाद आपने इसको इसके साथ लाके कॉन्टेक्ट में रखा बी के साथ, फिर इसको आपने हटा करके वापस जहां था वहीं रख दिया, हटा दी इसको। तो पूछा जा रहा है व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ए एंड बी इफ इनिशियली वाच एफ। अगर इनके बीच में इनिशियली फोर्स एफ था, अब इनके बीच का फोर्स क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर हम लोग इनिशियली सपोज कर लेते हैं, इसमें डिस्टेंस नहीं गिवन है बट मान लेते हैं इनिशियली डिस्टेंस आर है और इनके बीच का फोर्स दिया जा रहा है कि ए बी के बीच में इनिशियल फोर्स एफ था, तो हम लिख सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू स्क्वायर अपान इनके बीच की डिस्टेंस आर स्क्वायर। ये इनके इनिशियल जो इनका फोर्स था वो फार्मूला आ गया। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है
कि अब हम लोग ने C को A के साथ कांटेक्ट में रखा, तो जब C को A के साथ कांटेक्ट में रखेंगे और C और A आइडेंटिकल हैं, उनका कैपेसिटेंस सेम होगा, कैपेसिटेंस के बारे में आप लेटर ऑन पढ़ेंगे, तो जो चार्जेस होते हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो C और A के बीच का अगर हम लोग चार्ज निकालना चाहें तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जब C को A के साथ कांटेक्ट में रखा जाएगा, जब A को C के साथ कांटेक्ट में रखा जाएगा तो इनका जो रिजल्टेंट चार्ज होगा वो होगा इसका चार्ज, फर्स्ट का चार्ज Q प्लस 0, मतलब हम इसका चार्ज Q लेंगे प्लस C का चार्ज 0/2, तो Q डैश आ जाएगा Q/2, इस पे चार्ज भी हो जाएगा Q/2 और इस पर भी चार्ज हो जाएगा Q/2। अब जब हम इस Q/2 को B के साथ ले जाके कांटेक्ट में रखेंगे तो फिर से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इस बार इनके बीच का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए हम अगेन B का चार्ज ले लेंगे जो कि हमारा है Q, और जो आपका C था उसका चार्ज है Q/2, तो Q प्लस Q/2 कर लेंगे, क्योंकि हम उन दोनों के चार्जेस का सम करके हाफ कर देंगे तभी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल पाएंगे। तब सपोज कर लेते हैं इनके बीच का जो चार्ज है वो Q डबल डैश हो गया, और वो हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से। अगर सॉल्व करेंगे तो 2Q प्लस Q 3Q/2 और ये 2 4 हो जाएगा, तो इस पर आ जाएगा चार्ज 3Q/4, तो इस पर चार्ज हो गया 3Q/4 और इस पर चार्ज हो गया Q/2। तब इनके बीच का अगर फोर्स निकालें, सपोज कर लेते हैं फोर्स F डैश है इन्हीं दोनों के बीच का, A और B के बीच का, तो 1/4πε0 Q इसका चार्ज है और इस Q/2 हो चुका है, और इसका चार्ज B का हो चुका है 3Q/4 अपान इनके बीच की डिस्टेंस r²। तब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/4πε0 Q इंटू Q स्क्वायर, यहाँ जो 3 है ये ऊपर ही रहेगा, इंटू 3 रहेगा ये, और 4 2 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, और ये r² भी रहेगा। अब देख रहे हैं 1/4πε/Q/r² को F कह सकते हैं, Q स्क्वायर 4πε0 r² को हटा करके हम F लिख सकते हैं, 3/8F आ जाएगा। तब इनके बीच का जो फोर्स हो जाएगा वो 3/8F होगा। तो पहले का फोर्स अगर F था तो अब फोर्स इनके बीच का 3/8F होगा। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड्स के एग्जाम में तो आया ही है, एनसीईआरटी में भी है, प्लस ये नीट में और जेई में दोनों में आ चुके हैं पहले क्वेश्चन, थोड़े बहुत लिटिल बिट चेंजेस के साथ। तो ये जो फोर्स होगा 3/8 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ जो क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है कि आप देख सकते हैं कि two small balls each having a positive charge Q coulomb are suspended by two insulating string। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रिंग से दो चार्जेस को हैंग किया गया और इनकी स्ट्रिंग का लेंथ L है, इसकी लेंथ भी L है, इसका लेंथ भी L है, फ्रॉम ए हुक फिक्स्ड इन अ स्टैंड। द होल सेटअप इज टेकन इन अ सैटेलाइट इनटू स्पेस वेयर देयर इज नो ग्रेविटी। इस पूरे सेटअप को जो दो चार्जेस हैंग किए हुए हैं और इसको पूरे सेटअप को अंतरिक्ष में ले गया गया स्पेस में जहाँ ग्रेविटी नहीं है। तो एंगल बिटवीन द टू स्ट्रिंग एंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग विल बी। तो वहाँ पे जाने के बाद इनके बीच का जो स्ट्रिंग है इनके बीच का ये एंगल क्या होगा, थीटा आपसे पूछा जा रहा है। साथ ही साथ आपसे पूछा जा रहा है कि टेंशन क्या होगा स्ट्रिंग के बीच में, इन स्ट्रिंग की रस्सियों की जो लेंथ है उनमें क्या टेंशन होगा। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे देखना होगा कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी क्या है कि अभी ये जो पेंडुलम है या जो बॉल्स हैं वो हैंग किए जा रहे हैं, तो इसका कुछ मास होगा, ठीक है, जिसकी वजह से इस पे नीचे की तरफ ग्रेविटी mg काम कर रहा होगा और इस पर भी mg काम कर रहा होगा। और चूंकि इन पे इक्वल पॉजिटिव चार्जेस हैं, अगर सपोज कर लेते हैं Q है तो ये जो चार्जेस हैं इस पे इधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, इस पे इधर फोर्स लगा रहा होगा, तो इनकी वजह से इसमें रिपल्सन हो रहा होगा। लेकिन चूंकि ये अर्थ पे है तो एनी हाउ ग्रेविटी जो है इस पे जो फोर्स मान लीजिए सपोज F काम कर रहा है, इस पर भी फोर्स F ही काम करेगा, क्योंकि जो कूलम्स लॉ होता है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। जितना फोर्स एक चार्ज दूसरे पर लगाता है दूसरा वाला भी पहले पर उतना ही फोर्स लगाता है, तो इक्वल फोर्स होगा। तो ये जब दो फोर्सेस लगते हैं तो इनका रिजल्टेंट किसी दिशा में होता है, इनका रिजल्टेंट किसी दिशा में होता है, और ये बैलेंस हो जाते हैं पर्टिकुलर सिचुएशन में जो अभी है। अब अगर मैं स्पेस में लेके जाऊंगा, ठीक है, जब आप स्पेस में लेके जाएंगे तो वहां पर mg ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्पेस में तो ग्रेविटी है नहीं, तो ये mg का काम खत्म हो जाएगा। तो आप स्पेस में ले जाएंगे तो वहां mg काम नहीं करेगा, तो खत्म हो जाएगा। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं स्पेस में जाने पे आपका mg हट जाएगा, ये mg काम नहीं करेगा।
अब mg काम नहीं करेगा तो उस पर सिर्फ क्या काम करेगा, इनके बीच का रिपल्सिव फोर्स यही काम करेगा, और कोई फोर्स काम नहीं करेगा। तो जब ये रिपल्सिव फोर्स F काम करेगा तो ये एक दूसरे से मैक्सिमम दूर होना चाहेंगे। इस वजह से ये जो स्ट्रिंग होगा एक पुल अप महसूस करेगा आउटवर्ड, जिसकी वजह से जो स्ट्रिंग होगी ये आपकी स्ट्रेच हो जाएगी ऐसे। ये स्ट्रेच होकर के इनके बीच का एंगल, ये दूसरे फोर्स लगाएंगे इसलिए स्ट्रेच होकर के सीधा होनी चाहेंगी और दूर होती जाएंगी, और जो मैक्सिमम एंगल ये बना सकती है वो पॉसिबल है 180 डिग्री। क्योंकि अगर ये और ज्यादा ऊपर की तरफ जाएंगी बॉल्स रिपल्सन से तो फिर से नजदीक आने लगेंगी, फिर से इनके बीच की दूरी घटने लगेगी। आप देख रहे हैं कि अभी ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, इसके बाद अगर हम लोग इनके बीच की दूरी घटने लगेगी तो जैसे जैसे दूरी घटेगी जो फोर्स होगा फिर से बढ़ने लगेगा। इसलिए इक्विलिब्रियम के लिए जो सबसे पॉसिबल कंडीशन है वो यही है कि दोनों एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट हो सके, वो यही पॉसिबल है 180 डिग्री। इस केस में ही इनके बीच फोर्स मिनिमम होगा, अदरवाइज इसमें जैसे ही दूरी बढ़ेगी फिर फोर्स बढ़ने लगेगा। तो जो एक में एंगल पॉसिबल हो सकता है वो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 180 डिग्री, क्योंकि रिपल्सन की वजह से ग्रेविटी काम नहीं करेगा तो इनके बीच का जो एंगल थीटा होगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया 180 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टेंशन क्या होगा। देखिए टेंशन बहुत इजीली निकाल सकते हैं, अगर चूंकि पता है कि इसका चार्ज क्यू है, इसका चार्ज भी क्यू है, और चूंकि स्ट्रिंग स्ट्रेट हो चुकी है तो इनका लेंथ एल है और यहाँ से यहाँ तक ये भी लेंथ एल है, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 2L दोनों बॉल्स के बीच का। तो अब इनके बीच में जो फोर्स होगा वो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि F इज इक्वल टू कूलम्स लॉ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू स्क्वायर, और इनके बीच की डिस्टेंस L और L का सम कर लेंगे 2L का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4L स्क्वायर। तो ये आपका फोर्स होगा। तो इन दोनों जो आपके कह सकते हैं जो पेंडुलम्स होंगे उनके बीच ये फोर्स काम करेगा और स्पेस में उनके बीच में ये चीजें हो जाएंगी। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इस तरह क्वेश्चंस को, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हैं, ये क्वेश्चन भी जेईई मेंस में आया हुआ है। तो बेसिकली सिंपल अप्रोच पे क्वेश्चन ये था। तो होप करते हैं आपको समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।